हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं वीट, जो कि यहाँ एक मेजर क्रॉप है और इससे क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में, चाहे आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम की, सभी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ इस क्रॉप को आपको करना जरूरी है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि द बॉटनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ वीट। ठीक है, जिनको भी ये लग रहा है कि इंग्लिश में है कि हमें दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आपको हिंदी में बताने की मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको हिंदी में सभी समझ आ जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपको सही से समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीट का जो बॉटनिकल नेम है और फैमिली क्या होती है। तो क्या होती है इसकी, आपको ये तो पता होगा कि वीट का जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है, ट्रिटिकम स्पीसीज भी आप मान सकते हो, या फिर ट्रिटिकम स्पीसीज में तो लगभग सभी वेराइटीज आती है, जो सभी स्पीसीज होती है वो आ जाती है। लेकिन आपको स्पेशली याद रखना है यहाँ कि अगर आपसे पूछा जाता है वीट का, तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, और जिसकी फैमिली क्या होती है, ग्रेमनिया पोएसी। ठीक है, ग्रेमनी को ही पोएसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जो ग्रेमनी होती है उसे यहाँ पोएसी या फिर ग्रासिस फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वीट इज ए, अर्थात वीट किस प्रकार का प्लांट होता है। हेक्साप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। तो आपको पता होगा यार, अगर आपसे पूछता है वीट, तो वीट किस प्रकार का होता है, षटगुणित प्लांट होता है। क्या होता है, एक षटगुणित पौधा होता है, अर्थात हेक्साप्लॉइड प्लांट होता है। और जिसमें अगर बात करते हैं क्रोमोजोम नंबर, तो क्रोमोजोम अर्थात गुणसूत्र संख्या कितनी होती है यार, 2n बराबर 42 होती है। कितनी होती है, 2n बराबर 42 होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि द मैक्सिकन ड्वार्फ इज, तो यहाँ जो होता है वीट होता है, जो कि सामान्य तो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, तो इसी को यहाँ मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के नाम से जाना है। एक पॉइंट आपको जरूर रखना है, अगर आपसे पूछता है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट किसे बोला जाता है, तो जो आपका सामान्य है अर्थात ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, तो उसी का यहाँ सेकेंड नाम क्या होता है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट होता है। क्या होता है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे बाई चांस ये पूछ लेता है कि मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो उसका भी क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम ही होता है। क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और उसमें भी कितने होते हैं, क्रोमोजोम नंबर अर्थात गुणसूत्र संख्या ये होती है 2n बराबर 42 होते हैं। कितने होते हैं, 2n बराबर 42 होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया ब्रेड वीट के बारे में। तो ब्रेड वीट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम वल्गेर होता है। क्या होता है, ट्रिटिकम वल्गेर होता है। और अगर बात करते हैं क्रोमोजोम, तो इसमें भी कितने होते हैं, 2n बराबर 42 होते हैं। अर्थात ये तीनों क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है वीट, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट और ब्रेड वीट, तो ये तीनों क्या होते हैं यहाँ, षटगुणित प्लांट होते हैं। अर्थात किस प्रकार के होते हैं, हेक्साप्लॉइड प्लांट होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, हेक्साप्लॉइड प्लांट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रोनी वीट की। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि अगर आपसे मैक्रोनी वीट की, तो इसका तो बॉटनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वैसे कि मैक्रोनी से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे मैक्रोनी या मार्कोनी, दोनों टाइम में आपको मिल सकता है। यहाँ मैक्रोनी या मार्कोनी वीट का क्या नाम होता है, बॉटनिकल नेम इसका होता है ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। क्या होता है यहाँ, इसका होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। और अगर बात करते हैं कि इसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र संख्या क्या होती है, तो गुणसूत्र होते हैं इसमें 28 अर्थात 28 होते हैं। 2n बराबर 28 इसमें क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं। अब ये 28 कैसे, उसमें कितने हैं, 42 है। और अगर बात करते हैं मैक्रोनी वीट की, तो इसे क्या होते हैं यहाँ, ये होते हैं टेट्राप्लॉइड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, टेट्राप्लॉइड होते हैं। इसलिए यहाँ इनमें क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या ये होती है 28 होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि मैक्रोनी और इमर, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज होती है। किस प्रकार की होती है, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज होती है। इसमें यहाँ इसलिए इनमें जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं कम होते हैं। और कितने होते हैं, 28 होते हैं। कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, ये 3 स्पीसीज होती है। वैसे तीनों का आप नाम देख लीजिए पहले कि अगर बात करते हैं मैक्रोनी या फिर मार्कोनी, इसका नाम क्या होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, जिसमें क्रोमोजोम नंबर क्या होते हैं, 28 होते हैं। अब बात करते हैं इमर की, यहाँ इमर वीट होता है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम डाइकोकम होता है। और अगर बात करते हैं क्रोमोजोम, तो इसमें कितने होते हैं, 28 होते हैं। अब बात करते हैं यार इंडियन ड्वार्फ या फिर क्लब वीट। यार हाँ, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि इंडियन ड्वार्फ वीट या फिर इंडियन जो क्लब वीट होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका होता है यार ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। क्या होता है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। और अगर बात करते हैं मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट क्या होता है यार, हाँ ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इसलिए याद रखना, अगर आपसे इंडियन ड्वार्फ वीट के बारे में पूछा जाता है, तो इंडियन ड्वार्फ वीट का तो क्या होता है, बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। क्या होता है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम को ही बोला जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द हाईएस्ट ग्रोन व्हीट स्पीसीज इन इंडिया, अर्थात यहाँ कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसे यहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया जाता है। तो कौन सी होती है, टेटियम एस्टिवम होती है। अर्थात कौन सा होता है, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट होता है जिसे सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है इंडिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सोविंग ऑफ व्हीट क्रॉप, अर्थात यहाँ व्हीट की सोविंग के लिए, व्हीट की बुआई करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, अर्थात यहाँ उपयुक्त तापमान की कितनी ज़रूरत होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब उपयुक्त तापमान कितना ज़रूरत होती है, तो कितना होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सोविंग ऑफ व्हीट के टाइम। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो पूछा गया यहाँ व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड एज, अर्थात यहाँ जो व्हीट में जो प्रोटीन होती है तो उसे किस नाम से आता है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना। अगर आपसे चाहे व्हीट की प्रोटीन को किस नाम से आना है तो उसे बोला जाता है ग्लूटीन। क्या बोलता है, ग्लूटेन या फिर ग्लूटीन के नाम से आना है, ग्लूटेन या ग्लूटीन के नाम से जाना है। ओके, अब बात करते हैं इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, अर्थात इसकी प्रोटीन को किस नाम से आना है, ग्लूटीन के नाम से आना है। अब इसमें यहाँ पर पूछा गया व्हीट में जो प्रोटीन कंटेंट होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 8 से 11% होता है। कितना होता है प्रोटीन कंटेंट, ये होता है 8 से 11% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछा है द फ्लोवरिंग पोर्शन ऑफ व्हीट, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा है फ्लोवरिंग पोर्शन के बारे में। फ्लोवरिंग पोर्शन मतलब इन्फ्लोरेंस भी आप इसे मान सकते हो, या जो पुष्पक्रम होता है। ठीक है, फ्लोवरिंग पोर्शन का मतलब क्या हुआ, पुष्पक्रम, या फिर यहाँ पर आपसे पूछा है इन्फ्लोरेंस को किस नाम से आना है। यहाँ व्हीट का जो फ्लोवरिंग पोर्शन होता है फिर इन्फ्लोरेंस होता है तो इसे बोला जाता है हेड, ईयर या स्पाइक। किस नाम से आना है, हेड, ईयर या फिर स्पाइक के नाम से इसे जाना है। ठीक है, इन्फ्लोरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाता है, पुष्पक्रम अगर आपसे पूछ लिया जाता है, फ्लोवरिंग पोर्शन अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये तीनों क्या होते हैं यहाँ, हेड, ईयर और स्पाइक होते हैं। क्या होते हैं, हेड, ईयर या स्पाइक होते हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे परमानेंट रूट ऑफ वीड्स अपीयर्ड आफ्टर 20 से 22 डेज ऑफ सोविंग, अर्थात यहाँ जो परमानेंट रूट निकलती है। ठीक है, आपने कई क्रॉप पढ़ी होगी जिनमें क्या होते हैं जो सेमी होती है, अर्थात कुछ रूट्स ऐसी होती है जो कि शुरुआती अवस्था में तो होती है लेकिन कुछ टाइम बाद में वो नष्ट हो जाती है, अर्थात यहाँ वो परमानेंट नहीं होती है। लेकिन कुछ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुछ में जैसे कि परमानेंट आती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हीट में कौन सी होती है, अर्थात परमानेंट जो रूट आती है व्हीट में तो ये कौन सी होती है। यहाँ ये होती है क्राउन रूट। कौन सी होती है, क्राउन रूट होती है, जो कि कितने दिन बाद में आ जाती है, यहाँ सोविंग के 20 से 22 दिन बाद में आ जाती है। कब आ जाती है, सोविंग करने के, अर्थात व्हीट की सोविंग के 20 से 22 दिन के बाद में कौन सी रूट निकल आती है, क्राउन रूट निकल आती है, और जो कि कौन सी होती है, परमानेंट रूट होती है। जिसे आप जानते हो 20 से 22 दिन बाद में क्या निकलती है, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था। इस अवस्था किस नाम से आना है, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था के नाम से आना है, अर्थात क्राउन रूट क्या होती है, परमानेंट रूट होती है व्हीट की। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है द सेलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट, द सेलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट। तो इसे समझना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सेलिंग परसेंटेज कितना होता है व्हीट का, तो ये होता है 60%। कितना होता है सेलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट, ये होता है 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है द सेलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट, ये तो हमने अभी क्लियर किया कि सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, 60 होता है। अब बात करते हैं यार, हाँ ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट मीजर्स, अर्थात यहाँ पर्लिंग इंडेक्स क्यों किया जाता है, पर्लिंग इंडेक्स व्हीट में क्यों किया जाता है, अर्थात किसका मापन करने के लिए पर्लिंग इंडेक्स को काम लिया जाता है। तो यहाँ इसको आप देख लीजिए, कर्नल हार्डनेस, अर्थात यहाँ अगर आपसे पूछता है पर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट मीजर्स तो ये करता है कर्नल हार्डनेस, अर्थात यानी जो दाने की कठोरता होती है, दाने की जो कठोरता होती है, तो दाने की कठोरता को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हम पर्लिंग इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। दाने की कठोरता को ज्ञात करने के लिए, मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर्लिंग इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पर्लिंग इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन समझ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, इन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ इन जो पॉइंटों को मैं बता रहा हूँ इनको आप या तो लिख लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए, कैसे भी बस इन पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट, अर्थात यानी व्हीट में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है। व्हीट में जीन यानी व्हीट के जो बोनापन होता है तो उसके लिए कौन सी जीन उत्तरदायी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी होती है, नोरिन होती है। कौन सी होती है, नोरिन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सोविंग डेप्थ ऑफ ड्वार्फ व्हीट इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, अर्थात यार यहाँ पर आपसे पूछा गया है सोविंग जो डेप्थ होती है, सोविंग जो डेप्थ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर मान लीजिए कैसी भी होती है, तो ये किस पर डिपेंड करती है, अर्थात जो सीड होते हैं तो इनको कितनी गहराई पे बोया जाता है, तो ये जो गहराई होती है तो ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है हाँ लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल पर। किसकी लेंथ पर करती है, कोलियोप्टाइल की लेंथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
और पूछा भी गया है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा था वीट की जो डायरेक्टली जो यहाँ सोविंग डेप्थ होती है किस पर मेजर करती है, अर्थात किस पर जो इसका आकलन किया जाता है, तो इसका आकलन किया जाता है लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल, अर्थात यहाँ कोलियोप्टाइल की लंबाई पर इसका सोविंग डेप्थ को मेजर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्रिपल जीन ड्वार्फ वीट वेराइटीज वर रिलीज ड्यूरिंग, अर्थात यानी जो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी होती है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी होती है, तो उन्हें कब रिलीज़ किया गया था, उन्हें कब रिलीज़ किया गया था, तो इन्हें रिलीज़ किया गया था 1970 में। अगर आपसे पूछा था ट्रिपल जीन ड्वार्फ, तो इन्हें रिलीज़ किया गया था 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ वीट कितनी होती है, तो ये होती है 22.5 से 23 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ वीट, ये होती है 22.5 से 23%, अर्थात 23 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 22.5 से 23 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्पेशली आपको याद रखना 22.5 होती है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलता है कि 22.5 होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ इसे रट लेना कैसे भी करके आप। अगर आपसे पूछा जाता है वेट में रो टू रो की स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 22.5 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 22.5 रखी जाती है। और अगर बात करते हैं P2P अर्थात यानी प्लांट से प्लांट, तो प्लांट से प्लांट तो कितनी रखी जाती है, 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है P2P, तो P2P कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है रो टू रो अर्थात R2R, तो रो टू रो अर्थात जो कतार है उसे कतारों की दूरी तो कितनी रखी जाती है, 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। ओके, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द सीड रेट ऑफ टाइम, द सीड रेट ऑफ टाइमली सोइंग इन वीट, अर्थात है ना, अगर आप समय रहते हुए अगर वीट की सोविंग कर देते हो तो उस समय सीड रेट कितनी लगती है। तो यानी सामान्यतः जो सीड रेट होती है वीट की, ये कितनी होती है, तो ये होती है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आप समय से बुआई कर देते हो, अगर आप समय रहते हुए अगर बुआई कर देते हो, तो उस समय जो सीड रेट होती है इसकी कितनी होती है, 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप लेट हो गए, जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि द सीड रेट ऑफ लेट सोइंग वेराइटी, अर्थात यहाँ जो लेट सोविंग वीट होता है, अर्थात बाई चांस आप किसी भी कारणवश लेट हो जाते हो, लेट उसकी सोविंग करते हो, तब आपको सीड रेट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है 125 से 150 किलोग्राम। कितनी होती है, 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात यहाँ अगर आप अर्थात टाइम रहते हुए सोविंग कर रहे हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट की। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो, तब आपकी कितनी ज़रूरत पड़ती है, 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका तो पता होगा वैसे भी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट, अर्थात यार जो इरिगेशन की जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है वीट की, वो कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, CRI स्टेज होती है। कौन सी होती है, CRI स्टेज होती है। और इसी की फुल फॉर्म क्या है, हमने कई बार आपको बताया भी था कि CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। और ये निकलती है 20 से 25 डास। डास का मतलब यहाँ पर है यहाँ डे आफ्टर सोविंग। डास का मतलब क्या होता है, डे आफ्टर सोविंग होता है। अर्थात यहाँ की गेहूँ की 20 से 25 दिन बाद में, बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद में CRI स्टेज निकलती है। और जिसकी क्या होती है फुल फॉर्म, ये होती है क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज आर, अर्थात सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ बताइए तो कौन कौन सी होती है। अगर आपसे सिंगल के बारे में पूछा जाता है, सोनालिका हो, UP 262 हुई, VL 711 हुई और गिरिजा हुई। ठीक है, सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ कौन कौन सी होती है, सोनालिका हुई, UP 262 हुई, WL 711 हुई और गिरिजा हुई। अब बात करते हैं डबल जीन की। तो इन तीनों को आप एक साथ याद रखें। अगर आपसे सिंगल जीन, डबल जीन और ट्रिपल जीन की पूछी जाती है, तो कौन कौन सी होती है, तीनों को एक साथ याद रखिए। अगर आपसे सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो कौन कौन सी होती है, वैसे सामान्यतः आपको डायरेक्ट ये याद रखेंगे। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोनालिका और गिरिजा। सोनालिका और गिरिजा क्या होती है, सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ होती है। अगर बात करते हैं डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ की, तो कौन कौन सी होती है, कल्याण सोना, UP 215, अर्जुन, प्रताप और जनक। ठीक है, इन तीनों चारों को आपको जरूर यार। हाँ, अगर आपसे अर्जुन के बारे में पूछा जाता है, तो अर्जुन क्या होती है, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी होती है। ठीक है, अर्जुन क्या होती है, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी होती है। कल्याण सोना भी क्या होती है, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी होती है। प्रताप और जनक भी क्या होती है, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी होती है। अब बात करते हैं ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ की, जिनको रिलीज़ किया गया था 1970 में रिलीज़ किया गया था। कब किया गया था, 1970 में इनको रिलीज़ किया गया था। अब बात करते हैं कि ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ कौन कौन सी है। तो ज्वार होती है, ज्योति हुई, हीरा हुई, मोती हुई, संगम हुई और UP 301 और UP 319 हुई। कौन कौन सी होती है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ की, ज्वार हुई, ज्योति हुई, हीरा मोती हुई, संगम हुई, UP 301 हुई और UP
319 हुई। अर्थात आपको विशेष है अगर बात करते हैं ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ में, तो इनमें आपको याद रखना है हीरा और मोती। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछाते हैं कि हीरा और मोती कौन कौन सी होती है। ये होती है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ होती है। क्या होती है? हीरा और मोती। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि हीरा और मोती किसकी वेराइटी होती है, तो ये होती है वीट की होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है किस प्रकार की होती है, अर्थात ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ होती है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ में, तो डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ मुख्यतः कौन कौन सी होती है? अर्जुन होती है, कल्याण सोना होती है और जनक और प्रताप होती है। कौन कौन सी होती है विशेषता अगर बात करिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कल्याण सोना हुई, अर्जुन हुई, प्रताप हुई और जनक हुई। अगर बात करते हैं सिंगल जीन में, तो सिंगल जीन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोनालिका हुई और गिरिजा हुई। अर्थात सोनालिका और गिरिजा क्या होती है? सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी होती है। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द वेराइटी बेस्ट सुटेड फॉर सोविंग इन रेनफेड एरियाज। अर्थात यहाँ पर आपको एक स्पेशल एरिया दे रखा है, रेनफेड एरियाज। कौन सा एरिया दे रखा है? कि रेनफेड एरिया दे रखा है, और उसके लिए आपसे पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट वेराइटी कौन सी है। सबसे बेस्ट वेराइटी कौन सी है रेनफेड एरियाज के लिए? तो कौन कौन सी होती है? C306 होती है, सुजाता हुई, सेरा हुई और मुक्ता हुई। सुजाता, सेरा, मुक्ता और C306 कौन कौन सी होती है? सुजाता, सेरा, मुक्ता और C306। और कौन कौन से एरिया के लिए होती है? हाँ, ये होती है रेनफेड एरियाज के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ओके, अब बात करते हैं कि मैक्रोनी वीट की कौन कौन सी वेराइटी है, जिसका हमने अभी बात की थी कि अगर आपसे पूछता है मैक्रोनी वीट, तो इसका बॉटनिकल नेम तो क्या होता है? इसका बॉटनिकल नेम तो क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। और अगर आपसे पूछता है कौन कौन सी वेराइटी होती है, तो इसकी आप देख सकते हो कि जयराज हुई, मेघदूत हुई, मालविका हुई और HD 4530 हुई। कौन कौन सी होती है विशेषता अगर बात की जाए मैक्रोन वीट की, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। और अगर बात करते हैं इसकी वेराइटीज़ कौन कौन सी होती है, तो जैसे कि आप देख सकते हो जयराज हुई, मेघदूत हुई, मालविका हुई और HD 4530 हुई। ठीक है, याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर दोनों को आपको देखना है एक साथ कि बोथ ब्लाइट एंड रस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, बोथ ब्लाइट एंड रस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी आर। कौन कौन सी होती है ब्लाइट के और रस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी? तो इससे तो आपको डायरेक्ट यार हाँ कौन कौन सी होती है? UP 2425 हुई, PBW 273 हुई और WH 291 हुई। ठीक है, अगर आपसे ब्लाइट और रस्ट के बारे में पूछा जाता है कि ब्लाइट और रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सी होती है, तो UP 2425 हुई, PBW 273 हुई और WH 291 हुई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप वेराइटी ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इस पॉइंट का याद रखना कि अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हरित क्रांति होती है, ठीक है, हरित क्रांति थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी किस्म है गेहूँ की, ऐसी कौन सी किस्म है जिसके यार सबसे ज़्यादा रोल दिया गया था, सबसे ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण रोल था ग्रीन रेवोल्यूशन में, अर्थात वो कौन सी वेराइटी थी जिसके सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में? तो कौन सी थी यार? HD 2329 थी। कौन सी थी यार? अगर आपसे पूछ लिया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली वेराइटी कौन सी होती है, तो कौन सी थी यार? HD 2329 है। कौन सी है ये? HD 2329 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिंक एंड सल्फेट डेफिशिएंसी इन व्हीट फील्ड रिपोर्टेड इन, अर्थात क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जिंक और फास्फेट की व्हीट के फील्ड में कमी होती है। इसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था यार? सबसे पहले रिपोर्ट कहाँ पर किया गया था? तो इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था पंजाब में, अर्थात यहाँ व्हीट फील्ड होता है तो इसमें जिंक और सल्फर की कमी पाई जाती है। ये सबसे पहले देखा गया था, सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मोस्ट सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम, यानी मोस्ट सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर व्हीट क्रॉप। तो सबसे बेस्ट है आपको बताना है क्रॉपिंग सिस्टम। तो मुख्यतः यार हाँ व्हीट को क्या लिया जाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग में ही लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हीट की, तो व्हीट को कैसे लिया जाता है? सामान्यतः यार इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग में ही ग्रो किया जाता है, साधारणतः इसे ग्रो किया जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में। अब बात करते हैं यहाँ ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ वीट। यहाँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसे कि ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट कौन कौन सा होता है? आपत्तिजनक खरपतवार। क्या होता है? ऑब्जेक्शनल मतलब आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा होता है वीट क्रॉप का? आपत्तिजनक। ठीक है, कौन सा है? आपत्तिजनक यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो कौन सा होता है? कन्वोलस आर्वेंसिस होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा होता है, तो होता है कन्वोलस आर्वेंसिस होता है। कौन सा होता है? कन्वोलस आर्वेंसिस होता है। और अगर बात करते हैं ये किसका नाम होता है, तो ये होता है हिरणखुरी का नाम होता है। किसका होता है? हिरणखुरी का होता है। किसका होता है? हिरणखुरी का नाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसोसिएटेड वीड्स ऑफ वीट। तो यहाँ ये कुछ यानी जो होते हैं जैसे कि टाइप होते हैं वीट के कि कुछ होते हैं ऑब्जेक्शनल, कुछ होते हैं एसोसिएटेड, मतलब उससे संबंधित वीट से संबंधित कुछ वीट होते हैं ऐसे, यानी इनके टाइप होते हैं कुछ, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब भी हम वीट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अभी देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है ऑब्जेक्शनल वीट अर्थात यहाँ आपत्तिजनक खरपतवार गेहूं का, तो वो कौन सा होता है? यहाँ कन्वोलस आर्वेंसिस होता है, अर्थात कौन सा होता है? हिरणखुरी होता है। अब बात करते हैं एसोसिएटेड विथ, मतलब इससे कौन कौन से संबंध होते हैं, अर्थात गेहूं के फील्ड में कौन कौन से जो वीट देखे जाते हैं।
तो वो कौन कौन से होते हैं यहाँ, फेलिस माइनर होता है, एविना फेटुआ होता है और चिनोपोडियम एल्बम होता है, जो कि यहाँ मुख्यतः इनमें पाइते हैं, मुख्यतः गेहूँ के फील्ड में पाइते हैं। तो कौन से होते हैं, फेलिस माइनर मतलब गेहूँ सा होता है, एविना फेटुआ मतलब जंगली जई होती है, और अगर बात करते हैं चिनोपोडियम एल्बम, तो चिनोपोडियम एल्बम तो आप जानते होंगे चिलवा या फिर बथुआ होता है। चिलवा बोला जाता है देसी भाषा में, जिसे यार हम बथुआ का नाम होता है। अगर आपसे पूछता है चिनोपोडियम एल्बम किसका नाम होता है, तो ये होता है बथुआ का। अगर बात करते हैं एविना फेटुआ, तो एविना फेटुआ किसका होता है, जंगली जई का होता है। और अगर आपसे पूछता है फेलिस माइनर, तो फेलिस माइनर किसका होता है, गेहूँसा का होता है, जिसे यहाँ गेहूँ का मामा या फिर गुल्ली डंडा के नाम से जानता है, गेहूँ का मामा या फिर गुल्ली डंडा के नाम से जानता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फेलिस माइनर है तो ये क्या होता है, तो ये होता है यहाँ वीट का एक नकल से खरपतवार होता है, अर्थात यहाँ मिमिक्री खरपतवार होता है। कौन कौन सा होता है यार, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वीट का मिमिक्री खरपतवार कौन सा सॉरी दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वीट में, ठीक है, वीट का जो मिमिक्री अर्थात नकल से खरपतवार कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, फेलिस माइनर होता है, गेहूँ सा होता है, अर्थात गेहूँ का मामा, जिसे गुल्ली डंडा बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछ लिया नकल से खरपतवार तो कौन सा होता है, गेहूँ सा होता है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, फेलिस माइनर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉमन हार्बिसाइड यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स इन वीड्स, अर्थात यहाँ कौन सा हार्बिसाइड को सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वीट क्रॉप में। वीट क्रॉप में अगर आपको वीट कंट्रोल करने हैं तो सबसे ज़्यादा आप किस हार्बिसाइड का प्रयोग करते हो, तो किसका प्रयोग कैसा है, 2,4-D का प्रयोग कैसा है, किसका प्रयोग कैसा है, 2,4-D का प्रयोग कैसा है। ओके, जिसका सामान्यतः अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 2,4-D का प्रयोग कहाँ पर कैसा है, तो यार जितने भी जो ब्रॉड लीफ के यार हम ब्रॉड लीफ जो वीड्स होते हैं, तो ब्रॉड लीफ वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, 2,4-D का प्रयोग कैसा है। लेकिन अब सामान्यतः यहाँ कि अगर आपसे पूछ लिया था वीट में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि किसका प्रयोग कैसा है, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग कैसा है, किसका प्रयोग कैसा है। अगर आपसे पूछ लिया वीट क्रॉप में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, तो यहाँ 2,4-D आपका राइट आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सल्फोसल्फ्यूरान होगा। क्या होगा, सल्फोसल्फ्यूरान या फिर मेट सल्फ्यूरान, क्या होगा, सल्फोसल्फ्यूरान या फिर मेट सल्फ्यूरान होगा। ओके, पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनिशिएशन डिस्टिंक्शन कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेलिस माइनर, अर्थात यहाँ आपसे पूछा गया है कि यहाँ फेलिस माइनर अर्थात गेहूँसा की जो आइडेंटिफिकेशन पहचान करने की एक मुख्य लक्षण कौन सा होता है, मेन कैरेक्टर क्या होता है, इसे आप कैसे पहचान सकते हो। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि फेलिस माइनर अर्थात गेहूँसा क्या होता है, गेहूँ का एक नकलची खरपतवार होता है, मतलब उसी के जो फिजिकल होता है, उसका फिजिकल आकार होता है वो किसके समान होता है, गेहूँ के समान होता है। लेकिन आप उसको कैसे पहचानोगे, तो इसकी मुख्य पहचान क्या है, देख लीजिए कि इट इज़ बेसल नोड इज पिंक अप टू 50 डेज, अर्थात यहाँ कि जब वो ग्रो करता है, जब वो उग जाता है मान लीजिए गेहूँ, तो उसके 50 दिन तक क्या होता है, उसका बेसल नोड होता है, वो क्या होता है, पिंक कलर का होता है। 50 दिन तक क्या होता है, उसका बेसल नोड क्या होता है, पिंक कलर होता है। इसी के माध्यम से आप पहचान सकते हो कि ये फेलिस माइनर है और ये गेहूँ से है। अर्थात गेहूँ और गेहूँसा में कैसे पहचान कर सकते हो कि जो गेहूँसा होगा उसका बेसल नोड क्या होगा, पिंक कलर का होगा 50 दिन तक। ओके, आसानी से पहचान कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ व्हीट, अर्थात है इसकी हार्वेस्ट की जाती है, इसकी कटाई की जाती है, तब मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 25 से 30%। कितना होना चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हार्वेस्ट स्टेज पे मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो ये होता है 25 से 30%। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टोरेज के समय, तो स्टोरेज से यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछता है कि वीट का जब स्टोरेज किया जाता है तब इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तब इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ये होना चाहिए 11 से 12% के समथिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं स्टोरेज के समय, तो स्टोरेज समय यहाँ 11 से 12% इसमें मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। और अगर बात की जाए हार्वेस्टिंग स्टेज, तो हार्वेस्टिंग स्टेज पे कितना रखना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, ये होना चाहिए 25 से 30% होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस ना, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक जय हिंद, बाय बाय।